शांतिवन में। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आधार से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े की छत्ती से बने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है नेहरू प्लानिटेरियम का। और अभी मैं हूँ तीन मूर्ति भवन में। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। नेहरू प्लानिटेरियम जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन का है। वहाँ से आप लोग ऑटो रिक्शा ले सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में के पास आप लोग को ड्रॉप करेगा। और वहीं पे है नेहरू प्लानिटेरियम। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय का मेन गेट, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये है पूरा एरिया, काफ़ी बड़े में है। ये है पूरा एरिया, ये देखो। और इधर है इस साइड में पार्किंग। ये है टिकट काउंटर। आप लोग यहाँ से टिकट परचेज कर सकते हैं और आप लोग बुक बाई शो से भी परचेज कर सकते हैं। और ये दिया हुआ है नेहरू प्लानिटेरियम के। अगर शो की मैं बात करूँ तो यहाँ दो शो चलते हैं, एक 3D और एक 2D। दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। अगर 2D की मैं बात करूँ तो इंग्लिश शो जो है वो 11 AM चलता है और एक आप लोग को 3 PM मिल जाएगा। और हिंदी शो है वो 5 PM है। और इसके टिकट की मैं बात करूँ तो एडल्ट का 100 रुपीज़ का है और चिल्ड्रेन का 70 रुपीज़ का है। और एक 3D शो है, उसके टिकट और टाइमिंग की मैं बात करूं तो इसका भी टिकट एडल्ट का 200 का है और चिल्ड्रेन का 150 का है। और इसके शो की मैं बात करूं तो इसके भी दो शो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो 12 PM एक है और इंग्लिश की 2 PM है। और हिंदी की मैं बात करूँ तो एक 4 PM है और जो लास्ट शो है वो 6 PM का है। और नेहरू प्लानिटेरियम मंडे को क्लोज रहता है। ये देखिए आप लोग, यहाँ आप लोग का सिक्योरिटी चेक होगा, फिर वहाँ अंदर से एंट्री है। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट परचेज कर सकते हैं। नेहरू प्लानिटेरियम के अलावा आप लोग यहाँ और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग जो है वो है प्रधानमंत्री संग्रहालय का। और अब तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अब तक, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आप लोग को वो देखने को मिलेगा। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय और यहाँ से है एंट्री, आप लोग यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और ये है पूरा एरिया तीन मूर्ति भवन का एरिया। अंदर एंट्री कर चुके हैं हम लोग। ये है अंतरिक्ष मास्टर और इसका पूरा ये डिटेल दिया गया है। ये देखिए आप लोग, ये है सामने अंतरिक्ष मास्टर। ये है पहली नक्षत्रशाला, ये देखिए आप लोग, ये पूरा डिटेल दिया गया है प्लानिटेरियम से रिलेटेड। और ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, ये मेजरमेंट है। ये देखिए आप लोग, ये है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ सन लैटिट्यूड। ये देखिए आप लोग, ये मेजरमेंट है सूर्य की ऊंचाई का प्रत्यक्ष माप। ये है इंडियन एस्ट्रोलैब, ये देखिए, ये है एस्ट्रोलैब का डायग्राम। ये है राम यंत्र, ये देखिए आप। ये उधर है जंतर मंतर, ये है सम्राट यंत्र। भूत का दूरदर्शन।
इधर है राकेश शर्मा और ये हैं सुनीता विलियम्स, उनके भी फोटोग्राफ्स यहाँ मिल जाएंगे। ये है डॉपलर इफेक्ट। सब लोग बैठ चुके हैं, ये पूरा सिटिंग चार सौ वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्हें लगा शायद उन्हें देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। जब उन्होंने अपनी से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक हर जगह हर चीज में है ये विश्व एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है। ये मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है। ये पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपरनिकस और इटली के गैलीलियो विश्व की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी, वर्ष पहले। सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसने वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से भरे गुच्छे अंत में ढह गए। गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बन पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ तब ये मूल तत्व है जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है वो भी छोटी लगती है। जब हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 1000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया।
फिर 700 लाख वर्ष पहले की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। आर्गो, हमने इस जहाज को 3 नक्षत्रों में बांट दिया है। इस प्राचीन जहाज के पाल को कहते हैं वेला। इसका पिछला हिस्सा डोरी, जो हमारे लिए रात के आसमान का सबसे नजदीकी तारा है। हमने हजारों वर्षों तक विश्व का निरीक्षण करके उसे समझने की कोशिश की है। आज सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। क्या दूर वहां पर जीवन है? कुछ आसमान निरीक्षक सिर्फ उस अलौकिक प्राणी मात्रों के खोज में डूबे रहते हैं। हाल ही में हमने ये खोज लगाई है कि कई तारों की अपनी ग्रहमालाएं हैं। कुछ खगोल वैज्ञानिकों के अनुमान से विश्व में ऐसी अरबों जगह है। अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। एक और लेखक जूलियन हक्सली ने कहा है, इस महान विश्व में और भी जीवित प्राणी होंगे जो विवेकशाली, समझदार और महत्वाकांक्षी होंगे, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम बस इतना ही जानते हैं कि मानव का मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। हक्सली ने कहा, मानव इसी वास्तविकता की प्रक्रिया है जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है। यानी कि आने वाली सदियों में पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दिन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराव में पुराने पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था, वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी पर गिर सकती है। कुछ नजदीकी तारों का नाश होगा तो कुछ नए तारे जन्म ले सकते हैं। अरबों वर्षों के बाद सूरज भी एक महाकाय लाल गोले में प्रसारित हो सकता है और पृथ्वी तथा उसके परे सभी चीजों को समेट सकता है। अतीत में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने सिद्धांत रचा था कि हमारे बढ़ने वाले विश्व की गति में बाधा आ सकती है, पर इस सिद्धांत पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और इसका कारण है खगोल वैज्ञानिकों की हाल ही में लगाई डार्क ऊर्जा या डार्क मैटर की खोज। वो डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में हमें सही जानकारी तो नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि विश्व का बड़ा हिस्सा इनसे बनता है। तो ये रहा मेरा नेहरू प्लानिटेरियम का वीडियो। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।